तो चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी गणतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक की मुंडा शासन व्यवस्था। जेपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन सिस्टम आखिर काम कैसे करता था। ये बात बिल्कुल सीधी और साफ है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक एक सवाल के 2 मार्क्स मिलते हैं और इस व्यवस्था की गहरी समझ किसी भी सीरियस जेपीएससी एस्पिरेंट के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो हम इसे समझेंगे कैसे? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हम शुरू करेंगे गांव की नींव यानी हातू पंचायत से, फिर ऊपर बढ़ेंगे पढ़ा पंचायत की तरफ और आखिर में पहुंचेंगे सबसे बड़ी अथॉरिटी राज पंचायत तक। इससे पूरा स्ट्रक्चर एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि मुंडा व्यवस्था में हजारों साल पहले ही मॉडर्न गवर्नेंस के कई तत्व मौजूद थे। ये सिर्फ एक कबीलाई सिस्टम नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड रिपब्लिक था। तो आखिर ये मुंडा शासन व्यवस्था थी क्या? इसका सीधा साधा मकसद था गांवों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मामलों को मैनेज करना, झगड़ों को सुलझाना और एक व्यवस्था बनाए रखना। और यही बात इसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है कि ये डेमोक्रेटिक शासन का एक बहुत पुराना रूप था। अब देखिए, ये सिस्टम 4 लेवल्स में काम करता था। एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे बेस पर थी हातू पंचायत यानी गांव की अपनी पंचायत, उसके ऊपर कुछ गांवों को मिलाकर पट्टी पंचायत, फिर पढ़ा पंचायत और सबसे टॉप पर थी राज पंचायत। मतलब छोटे मोटे झगड़े गांव में ही सुलझ जाते थे, लेकिन बड़े मामलों के लिए ऊपर जाना पड़ता था। जैसा मैंने कहा, किसी भी बड़ी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए और इस सिस्टम की नींव थी गांव यानी हातू पंचायत। यहीं पर डे टू डे लाइफ मैनेज होती थी और समुदाय के नियम कानून लागू होते थे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर ध्यान दीजिए, अखड़ा। ये कोई मामूली मीटिंग पॉइंट नहीं था। अरे ये तो गांव का दिल था, समझिए। ये वो जगह थी जहां नाच गाना भी होता था और गांव के बड़े बड़े फैसले भी लिए जाते थे। मतलब कल्चर और पॉलिटिक्स एक ही जगह पर। तो गांव को चलाता कौन था? देखिए, यहाँ शक्तियों का बंटवारा कितना साफ था। मुंडा गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हेड थे, मतलब प्रशासनिक प्रमुख, और पाहन थे धार्मिक प्रमुख। ये कुछ आज के जमाने में राज्य और धर्म को अलग रखने जैसा है। महतो और डाकुआ इनका साथ देते थे संदेश पहुंचाने और काम करवाने में, और पुजार वो पाहन की मदद करते थे। अब सवाल ये उठता है कि इन अधिकारियों को, खासकर धार्मिक प्रमुख को, सैलरी कैसे मिलती थी? यहीं पर सिस्टम की खूबसूरती दिखती है। पाहन को टैक्स फ्री जमीन दी जाती थी, जिसे डाली कटारी भूमि कहते थे। इसी जमीन की उपज से गांव के पूजा पाठ और बाकी धार्मिक काम होते थे। मतलब सिस्टम खुद को सस्टेन कर रहा था। ठीक है, तो गांव लेवल की बात हो गई, पर क्या होता था जब कोई मसला गांव में नहीं सुलझता? तब मामला जाता था अगले लेवल पर, एक ऐसी पंचायत के पास जो कई गांव से मिलकर बनती थी, और उसे कहते थे पढ़ा पंचायत। और यहाँ की सबसे जरूरी बात जो जेपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पढ़ा पंचायत के हेड यानी पढ़ा राजा को चुना जाता था। ये कोई राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम नहीं था। नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था जो इस पूरी व्यवस्था को एक गणतंत्र बनाता था। और हाँ, ये पढ़ा राजा अकेले सब कुछ नहीं करते थे। उनकी अपनी पूरी कैबिनेट थी, बिल्कुल आज की सरकारों की तरह। देखिए, ठाकुर उनके डिप्टी थे, दीवान मंत्री की तरह काम करते थे, पांडे सेक्रेटरी थे, और तो और लाल नाम का अधिकारी वकील की तरह दोनों पक्षों की दलीलें रखता था। हाँ, ये पद वंशानुगत होते थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग मिक्स था। राजा चुनावा, लेकिन उसके कई मंत्री वंशानुगत। तो सिस्टम तो बड़ा अच्छा था, पर जब कोई कानून तोड़ता था तो सजा कैसे मिलती थी? न्याय का क्या सिस्टम था? चलिए इसे देखते हैं। एक सजा थी हुक्का पानी बंद। सुनने में शायद हल्का लगे, पर यह उस जमाने की सबसे भयानक सजाओं में से एक थी। इसका मतलब था कंप्लीट सोशल बॉयकॉट। आपको समाज से पूरी तरह काट दिया जाता था। कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई लेन देन नहीं करेगा। सोचिए जरा। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे थे जिनकी सजा सोशल बॉयकॉट से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। समाज के लिए जो सबसे बड़ा खतरा माने जाते थे, उन अपराधों की सजा क्या थी? ये सबसे बड़ा अपराध था जाति बोरा। इसका मतलब है एक ही गोत्र या किली कि लड़के और लड़की के बीच कोई संबंध। इसे समाज की बुनियाद पर हमला माना जाता था, सबसे बड़ा पाप।
और इसकी सजा दिल दहला देने वाली थी। एक सोर्स के मुताबिक मुंडा समाज ऐसी लड़की और लड़के को जमीन में जिंदा गाड़ देता था। इससे पता चलता है कि सामाजिक नियमों को लेकर वे कितने ज्यादा सख्त थे। चलिए अब इस पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से पर चलते हैं, द सुप्रीम अथॉरिटी, वो थी राज पंचायत। इसे आप उस जमाने का सुप्रीम कोर्ट समझ सकते हैं। अगर कोई पढ़ा पंचायत के फैसले से खुश नहीं है तो वो यहाँ राज पंचायत में अपील कर सकता था, और राज पंचायत का फैसला फाइनल था, उसके ऊपर कोई नहीं, वो सबको मानना ही पड़ता था। तो ये थी पूरी व्यवस्था, पर वक्त के साथ इसमें क्या बदलाव आए और इसकी विरासत आज क्या है, चलिए आखिरी हिस्से में इसे भी समझ लेते हैं। अब एक जरूरी सवाल, इस पूरे सिस्टम में महिलाओं की क्या भूमिका थी? देखिए, उन्हें पंचायत में कोई ऑफिशियल पद तो नहीं दिया जाता था, लेकिन सिस्टम ने उनके लिए आर्थिक सुरक्षा के कुछ नियम जरूर बनाए थे। जैसे अविवाहित बेटियों और विधवाओं को गुजारे के लिए जमीन मिलती थी, हालांकि वो उसे बेच नहीं सकती थी। तो ये इतना मजबूत सिस्टम आखिर कमजोर कैसे पड़ गया? देखिए, वक्त के साथ बाहरी ताकतों का असर बढ़ने लगा। पहले 64 ईस्वी में नागवंशी राजा आए, जिन्होंने राज पंचायत की पावर अपने हाथ में ले ली, और फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने अपनी जमींदारी सिस्टम और अपनी अदालतों से इस पारंपरिक व्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है, एक ऐसा सिस्टम जहां मुखिया चुना जाता हो, जहां मंत्रियों की एक कैबिनेट हो और एक सुप्रीम कोर्ट भी हो, क्या हम इसे भारत के शुरुआती गणराज्यों में से एक कह सकते हैं? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, सोचिएगा जरूर।